नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में सर्व आदिवासी समाज और बैगा समाज के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। सातगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद में पेशा कानून के अनुमोदन पर उनके प्रति आभार जताया है। तो वहीं सीएम ने कहा कि पेशा कानून के नियम बन जाने से अब इसका क्रियान्वयन सरल रहेगा। इससे आदिवासी समाज के लोगों में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना आएगी। पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय के होंगे। इस 50% में 1/4 महिला सदस्य होंगे। ग्राम सभा का अध्यक्ष आदिवासी ही होगा। गांव के विकास में निर्णय लेने और आपसी विवादों के निपटार का अधिकार भी होगा। जरीन सिद्दीकी हमारे ब्यूरो चीफ इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। जरीन जी, आदिवासी समाज के लोगों से यहाँ पर बातचीत की गई उनके प्रतिनिधियों से और इसी के साथ ही पेशा कानून लेकर आभार भी जताया गया। इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई तमाम लोगों के बीच, जानकारी इसको लेकर क्या कुछ अहम पॉइंट्स रहे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले दिनों कैबिनेट अहम बैठक हुई थी जी, जिसमें पेशा कानून का अनुमोदन कर दिया गया था। पेशा कानून आने के बाद आदिवासी और जनजाति वर्ग के लोग जो जिनके बीच में आपसी विवाद, बंटवारा जमीन या और दीगर भी जो विवाद है, उनको सुलझाने का अधिकार ग्राम सभा को दे दिया गया है। ये 1986 से ये एक्ट बना हुआ है, लेकिन इसका अनुमोदन अभी भूपेश बघेल सरकार के आने के बाद इस 1 जुलाई से इसका अनुमोदन बैठक में किया गया। इस कानून बन जाने के बाद आदिवासी और जनजाति लोगों के लिए काफी फायदा साबित होगा, क्योंकि दरअसल ये आदिवासी और जनजाति लोग जमीन विवाद या आपसी विवाद को लेके जब जिला स्तर तक पहुंचते थे, तो चूंकि ये गांव देहात और जंगल से आते थे, इनका शोषण होता था, तो इसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। और भी कई अधिकार पेशा कानून आदिवासी समाज को और जनजाति लोगों को दिए गए हैं। ये पेशा कानून 10 राज्यों में लागू है, छत्तीसगढ़ उनमें से एक है। अनुमोदन छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हुआ है। जी स्वाति जी। बिल्कुल। और जरीन जी, ये भी बताइएगा, ये तो सरकार की तरफ से कहा गया है, दूसरी तरफ जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इस कानून को लेकर? उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बैगा समाज के लोग और आदिवासी समाज के लोग, सर्व आदिवासी समाज के लोग आज मुख्यमंत्री से उनके निवास में मिले। पेशा कानून के क्रियान्वयन और अनुमोदन के लिए उनका धन्यवाद किया। और जाहिर सी बात है कि इस कानून के आने के बाद जो जनजाति वर्ग के लोगों का और आदिवासियों का जो शोषण होता था, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे आपसी रंजिश हो, तो वो एक हद तक काबू पे रहेगा। तो जिसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद प्रेषित किया है। और जुलाई से विधानसभा का सत्र है, जिसमें कैबिनेट की मुहर भी लग जाएगी। तो निश्चित तौर पे आदिवासी समाज या जनजाति समाज काफी पेशा कानून के आने से, अनुमोदन होने से काफी खुश नजर आ रहा है। और इसका धन्यवाद देने के लिए आज मुख्यमंत्री निवास पे भी प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे। जी स्वाति जी। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जरीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। और वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा अब पहले भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं। अगर
अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने साथी यशवंत सिन्हा को ही राष्ट्रपति पद के लिए वोट देना चाहिए। बीजेपी के विधायक और सांसदों को अपने पुराने साथी के पक्ष में मतदान कर यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति बनाना चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये प्रतिक्रिया सीएम की तरफ से दी गई है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से बयान दिया गया है। यशवंत सिन्हा पहले बीजेपी में रह चुके हैं, इसीलिए बीजेपी को अपने पुराने साथी को ही वोट देना चाहिए, ये उनकी तरफ से बयान में कहा गया है। की आवाज़ के आधार पे हो तो उनके पुराने साथी हमारे विपक्ष के कैंडिडेट हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने पुराने साथी का सहयोग करना। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार सभी प्रमुख चौक चौराहों और इसी के साथ ही गांव का नाम छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के नाम पर करने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है। इस फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि उनकी सरकार 2023 में सत्ता में आएगी तो नाम फिर से बदल दिए जाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि रमन सिंह जो सपने देख रहे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार महापुरुषों का अब कई जगहों का नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पर रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार सभी प्रमुख चौक चौराहों और इसी के साथ ही गांव का नाम छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के नाम पर करने जा रही है। आपको बता दें कि इसके लिए दरअसल कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है। इस फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आपको बता दें कि ये कहा था कि उनकी सरकार 2023 में सत्ता में आएगी तो फिर से नाम बदल दिए जाएंगे। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है और इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया है कि रमन सिंह जो सपने देख रहे हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। तो देखिए, गांव चौक चौराहों के नाम बदलने को लेकर अब देखिए राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। रमन सिंह की तरफ से जो कहा गया था उस पर अब देखिए तंज कसा गया है और इस दौरान कहा गया कि रमन सिंह जो सपने देख रहे हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। तो दिवा सपना देख रहे हैं रमन सिंह जी। अब 15 से 14 हो गए, 2023 में पता नहीं कितने होंगे। तो ये उम्मीद करें कि 2023 में आए तो बदल देंगे। तो छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ जो छत्तीसगढ़ के महापुरुषों का नामकरण किया गया है उसके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को कोई स्थान नहीं मिलता था। उनका नाम लेना भी वो उचित नहीं समझते थे। हमने सारे महापुरुषों के नाम से चौक चौराहे भी किए, सड़कों के भी नामकरण किया है। और रमन सिंह जी तो उसमें तो चल, अटल जी जब जीवित थे सब जगह अटल चौक बनाए थे। रमन सिंह जी भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के राजा नरेश चंद से लेके जोगी तक सबके नाम से हम लोगों ने नामकरण किया है। यदि रमन सिंह जी सहमत हो तो उसके भी नाम से एक। और वहीं सरगुजा संभाग को एक बड़ी सौगात मिली है। दरअसल सरगुजा में लंबे समय से मांग थी कि दिल्ली से अंबिकापुर तक सीधी ट्रेन चलाई जाएगी। अब सरगुजा के लोगों की ये मांग पूरी होने जा रही है। दरअसल अंबिकापुर से दिल्ली तक सीधी ट्रेन का संचालन आगामी 14 जुलाई से शुरू हो जाएगा। बता दें कि सरगुजा संभाग में बीते 15 साल से ये मांग की जा रही थी। 15 साल पहले
रेलवे संघर्ष समिति ने इसके लिए आवाज उठाई थी। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 2014 से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनने के बाद से ही जो वादे सरकार ने किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय रेल मंत्री के सामने इस बात को भी रखा जाएगा कि प्रतिदिन ट्रेन चलाई जाए, जिससे कि सरगुजा संभाग के व्यापारियों को भी इसका लाभ मिल सके। जी के अथक प्रयास से ये ट्रेन चालू होने वाली है और सरगुजा संभाग सीधे दिल्ली से जुड़ जाएगा। इस अवसर पर श्रीमती रेणुका सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगी। मैं सभी जो मीडिया के हमारे बंधु सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वहीं धमतरी के भोयना धान संग्रहण केंद्र में काम करने के बाद भी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। जिले भर में आपको बता दें कि 45 मजदूरों को करीब 2-2.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसको लेकर मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मदद की गुहार लगाई है। तो वहीं डिप्टी कलेक्टर दिव्या पोटाई का कहना है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ आंदोलन की जो बात उन्होंने नहीं कही है, बट उनका जो मजदूरी भुगतान का है मामला ये आया है सामने, तो हमने संबंधित विभाग को भेजा है। जीवन विभाग इस पे कार्रवाई करेगी और जल्दी करेगी। भोयना धान संग्रहण केंद्र हम काम करत रहे मना और मजदूरी नहीं मिले थे, मजदूरी की मांग करे बरा रहे और करीब 40-45 जने लेबर मजदूर मन मिला के सब लगभग सब मिला के तो 2.5 लाख रुपये हो या फिर ज़्यादा भी हो सकते। 2-2.5 लाख रुपए का भुगतान अभी किया जाना है। मजदूरों ने अब डिप्टी कलेक्टर से इसको लेकर गुहार लगाई है। हालांकि ये देखना होगा कि चुनेश साहू ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। चुनेश, देखिए मजदूरों की तरफ से कहा गया है, क्योंकि काफी लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं कि उनका 2 से 2.5 लाख जो भुगतान है वो अभी तक नहीं किया गया है। इसको लेकर उनकी तरफ से डिप्टी कलेक्टर को भी शिकायत की है, उनसे बात की है। क्या कहा गया है इस दौरान डिप्टी कलेक्टर की तरफ से? देखिए साथी, ये जो मामला है विभाग का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, जो अभी तक मजदूरों को जो है उनकी जो राशि है लागत, उनके जो कार्य करवाए हैं, जो धान खरीदी में उनका जो लागत राशि है अभी तक नहीं दे पाना है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इनके साथ ही साथ जो मजदूर हैं जो काम किए हैं धान संग्रहण केंद्र में, उनके सामने रोजी रोटी का चिंता सताने लगी है इस मामले में। हालांकि डिप्टी कलेक्टर ने कहा है कि उनकी मांगों पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये जो मामला है यदि पहले ही सुलझ जाता तो ये आज ये नौबत नहीं आन पड़ती, नहीं ये मजदूरों को भूखा रहना पड़ता। जी स्वाति। बिल्कुल चुनेश, साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिएगा कि ये जो बताया गया है मजदूरों की तरफ से कि उनसे काम करवाया गया, उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, कितने समय पहले ये काम उनसे करवाया गया था और क्या उस वक्त उनको ये बोला गया था कि काम होते ही उनको जो उनके काम का पैसा है वो दे दिया जाएगा? कब से और किन किन को लेकर अभी तक मजदूर शिकायत कर चुके हैं? जी, ये जो पूरा मामला है वो 2.5-3 महीने हो गया है इस मामले को जी। और इस मामले में जो डीएमओ का कहना है कि ये जो है कुछ अर्ध कुशल श्रमिक में ये इनका वर्ग जो है आता है और इनका जो टेंडर होता है, एक प्रक्रिया होती है टेंडर में, उसमें टेंडर निरस्त होने का इनका जो पेमेंट है वो रुका हुआ है। लेकिन विभाग को अपने आप में एक जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि टेंडर निरस्त हो तो उसको पुनः टेंडर करके मजदूरों को उनकी राशि भुगतान किया जाए। जी जी चलिए ठीक है चुनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर कई घातक हमलों में शामिल एक नक्सली दंपत्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया। सुकमा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पति दोनों कई नक्सली घटनाओं के वांछित थे और दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
नक्सली पुरुष दंपति, महिला और पुरुष दंपति, एक का नाम मरकम हिडमा है पुरुष का, और महिला का नाम कुराम होंगी। लोग KKBN उड़ीसा की जो कंधमाल डिवीजन है वहाँ पे एरिया कमेटी मेंबर के पद पे कार्यरत थे। 2021 तक ये लोग केरलापाल एरिया कमेटी में थे। इन लोगों ने दोनों 15 से 16 साल से नक्सल संगठन में सक्रिय थे। इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाओं में इधर पार्टिसिपेट किया था नक्सलियों की तरफ से। अभी इनको हमारा जो टीम्स हैं उनके द्वारा मोटिवेट किए ट्रांसफर करने की कोशिश नक्सली कर रहे थे KKBN से, तो रास्ते में ही हम लोगों ने इनसे संपर्क करके और इनको सरेंडर कराया गया। तो देखिए 5 लाख के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधीक्षक की तरफ से इस बात की जानकारी दी है। दोनों के ऊपर ही आपको बता दें कि 5-5 लाख का इनाम रखा गया था। कई मामलों में दोनों वांटेड थे। और वहीं बलौदा बाजार DM गिरौदपुरी और इसी के साथ ही सोना खान पहुंचे, जहां उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति को देखकर DM ने नाराजगी जताई। इसके साथ ही संबंधित विभागों को निर्माण कार्यों की समुचित फाइल शुक्रवार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद DM ने गुरु घासी दास के जन्मस्थली में गुरु का आशीर्वाद लिया। तो वहीं शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति स्थल में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। साथ ही शहीद के वंशजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। और वहीं बेमेतरा में मानसून के दौरान बाढ़ आपदा प्रबंधन की टीम ने अमोराघाट शिवनाथ नदी में मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में नगर सेना के गोताखोरों को बाढ़ के दौरान जानमाल की सुरक्षा के लिए दक्ष किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान नगर सेना के जवानों ने नदी में उतरकर डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाना है, उसे नदी से निकालकर किस प्रकार चिकित्सा सेवा देनी है, यही सब बताया गया। बाढ़ से बचाव के संबंध में सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। बाढ़ की स्थिति में राहत कार्य शुरू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और रुख कांकेर का करेंगे, जहां पर विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते करंट लगने से बैल की मौत हो गई, जिसके बाद भी विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी देखने तक नहीं पहुंचा, जबकि ग्रामीणों ने घटना की सूचना तुरंत ही दे दी थी। दरअसल विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर में लगे सर्किट बॉक्स को ऐसे ही खुला छोड़ दिया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही की घटना आज पहली बार नहीं है। इससे पहले भी एक गाय की मौत उसी ट्रांसफार्मर में चिपकने से हो चुकी है। तो वहीं अभी खेती किसानी का दिन होने के चलते पशु मालिक काफी परेशान है और शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिजली विभाग के कारण बैला की मौत हो गई। लापरवाही के कारण शासन प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मुआवजा मिले। और वहीं राजनांदगांव में आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले आज़ादी में जाति कल्याण विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल किया, जिसमें उन्होंने सामूहिक अवकाश और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शहर के महावीर चौक में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान धरना प्रदर्शन में महिलाएं और पुरुष कर्मचारी शामिल हुए, जिनके हाथों में तख्तियां नजर आई और तख्तियों में हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते लिखा हुआ था। वहीं है कि जब तक स्पष्ट रूप से शासन का आदेश नहीं आता, तब तक आप लोगों का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। सामूहिक अवकाश लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हमारा एक ही मांग है अभी नियमितीकरण का, जिसमें वेतन निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में हमने शासन प्रशासन को 23/5 से लेकर के 26/6 क्रमशः ज्ञापन सौंपते हुए नियमितीकरण के लिए। पूर्व में हमारे जो सहायक आयुक्त महोदय थे वो बोले थे कि चरणबद्ध तरीके से हम नियमितीकरण की कार्यवाही करेंगे। शासन प्रशासन से 3 आदेश आने के बाद भी आज उस आदेश का उल्लेख करके 2019 का आदेश जो है विलोपित हो गया है, शासन के द्वारा विलोपित किया जा चुका।
उसी आदेश का हवाला दे करके ये कहकर हमने टाल दिया गया कि अब आप लोगों का नियमितीकरण नहीं हो सकता। और वहीं गरियाबंद में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता संजय नेताम घटनास्थल पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायपुर में बीते 8 जुलाई को एक्सप्रेसवे में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने मृतक राम यादव पर पहले चाकू से वार किया और उसका मोबाइल छीन कर ले गए, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दूसरे ही दिन राम यादव ने दम तोड़ दिया। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद ओडिशा फरार हो गए थे। आरोपियों तक का मोबाइल और घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद कर लिया गया है। अभी 8 जुलाई की रात को दुखित राम यादव, जो कि गार्ड का काम करता है और अपने काम के लिए जा रहा था, उसी में रास्ते में उसको 4 अज्ञात व्यक्तियों ने रोक कर उसका मोबाइल छीन और उसके जांघ के पास चाकू किए। उसमें प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पे लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था खमाड़ी थाने में और उसको इलाज के लिए मेकार अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज की मृत्यु हो गई थी। इसमें हत्या का अपराध भी धारा 302 जोड़ी गई थी प्रकरण में। प्रकरण गंभीर था। इसमें सभी आरोपी अज्ञात थे। इसमें एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम हुई थी। आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं और जो भी ह्यूमन इंट है, सभी पे काम कर रहे थे। बलरामपुर के रामानुजगंज में एक युवक ने अपने पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर पैसों की मांग की थी। पैसे न मिलने की वजह से उसने पिता के गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। धनुराम भूंया के द्वारा रिपोर्ट की उसके छोटे भाई दीपचंद भूंया के द्वारा अपने पिता नानदेव भूंया को टांगी से मारकर हत्या कर दी गई है। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उसका बाप का आदि है, जो शराब पीने के लिए अपने पिता से पी देने पर टांगी से उसकी हत्या कर दी है अपने पिता की। इसके द्वारा प्रार्थी की रिपोर्ट पर हत्या का मामला धारा 302 दर्ज किया गया है और पंचनामा का। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।